वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ग्राफ्स के ऊपर बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे जी हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं जी ग्राफ्स के। सबसे पहले जो ग्राफ की बात होती है तो सबसे पहले जो बात होती है वो बार ग्राफ की होती है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बार ग्राफ यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। और बेसिकली ग्राफ की जो इसमें यानी जो ऑब्जेक्टिव होता है ग्राफ का वो होता है जी कि आपने एक जो भी डाटा है उसको विजुलाइज करना होता है। उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप एक आसानी से एक ऐसे तरीके से जो कि बिल्कुल आप समझ लें कि जिसमें हमें ज़्यादा डिटेल में ना जाना पड़े, हम इसको बज़ाहिर देखें और हमें पूरे इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले। ये ग्राफ का जी बेसिक मकसद होता है। अब आप देख सकते हैं जी ग्राफ्स जो हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को अगर गौर से देखें तो इसमें इस तरह से है कि इसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स मैन हैं, जैसे A B C D E F तक हैं और इनको वोट्स मिले इनकी पॉपुलैरिटी की बेस के ऊपर। अब वो स्टार्स भी हो सकते हैं। अब इसी ग्राफ को मैं इस तरह से भी बयान कर सकता हूँ कि हमारे पास MCQ होते हैं और ऑडियंस बैठी हुई है एक और हमसे क्वेश्चन करते हैं और वो ऑडियंस का अपना एक इसमें राय है और वो यानी हम इस वोटिंग की बेस के ऊपर ये कह सकते हैं जी A ऑप्शन को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, B को उससे कम, C को उससे, और इस तरह से एक ग्राफ बन गया यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हम जैसा वेजिटेबल्स के हवाले से या क्रॉप्स के हवाले से भी ग्राफ बना सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के फॉर एग्जांपल क्रॉप्स हैं और उनके उनकी प्राइसेस के हवाले से बात हो सकती है, उनके एरिया के हवाले से बात हो सकती है। यानी इसको हम अपने डिफरेंट जो है ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ग्राफ जो है जिसे आपको यहाँ पर जो वर्टिकल इसमें बार्स नज़र आ रहे हैं, ये बार्स हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। यानी लाजमी नहीं है कि ये बार्स जिस तरह से भी नज़र आ रहे हैं इसी डायरेक्शन में हो, आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो सबसे पहले ग्राफ बैग ग्राफ जो कि एक बाकायदा बुक में पब्लिश्ड हुआ नज़र आया है वो 1787 में। यानी आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस वक्त भी बार ग्राफ का कंसेप्ट था और उस वक्त जी जेम्स जो हमारे पास हैं विलियम प्ले फेयर, उनके ब्रदर हैं जी जेम्स प्ले फेयर, ये वो यानी हम कह सकते हैं कि मैथमेटिशियंस या ये वो पर्सन्स थे, इकनॉमिस्ट थे वैसे ये। इन्होंने डिफरेंट यानी शोबों में वर्क किया लेकिन इन्होंने ग्राफ के ऊपर भी वर्क किया था। उसी दौर में उन्होंने बार ग्राफ जो है उसका जो है वो इंट्रोडक्शन किया था, जिसको कॉलम ग्राफ भी कहा जाता है, जिसमें इसमें कॉलम्स बने होते हैं, रोज भी बनी होती हैं, रोज ग्राफ भी कहा जाता है। अब ये बार ग्राफ जो है यहाँ से इसके यानी और मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो इस तरीके से कि जो बार ग्राफ होता है ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन इससे जो हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं वो इससे यानी वो जो रिजल्ट्स हम इनके कंपैरिजन से निकाल रहे होते हैं वो इतने हम ये कह सकते हैं उनकी इतने ज़्यादा वियन नहीं होता, इतना ज़्यादा उसको हम डिटेल में या स्कोप उनका इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यह है कि हम कंपैरिजन इससे कर सकते हैं। इसी तरह बार ग्राफ मल्टीपल बार ग्राफ्स भी मौजूद होते हैं जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल ऐसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, यहाँ पर एक पर्सन बी है और यहाँ पे एक पर्सन सी है और तीनों ही पर्सन जो हैं वो थ्री किस्म के तीन डिफरेंट जो हैं वो शोबों में वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं ऐसा कहूँ कि ए स्टूडेंट, बी और सी स्टूडेंट्स हैं और ए स्टूडेंट जो उसके मैथ के सब्जेक्ट में ये नंबर आए हैं, ठीक है, और इसी तरह बी के भी मैथ में आए हैं, सी के भी मैथ में आए हैं। अब यहाँ से हम इन तीनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और एक ही इनको कोड दे दिया जाता है। मैथ के लिए ब्लू कलर कर देंगे इनके बार के लिए। इसी तरह अगर उनका सेकंड सब्जेक्ट फिज़िक्स है तो फिज़िक्स के लिए उनके मार्क्स की यानी यहाँ पर डिटेल होगी, यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए होंगे और यहाँ पर उनके नाम होंगे और ये सब्जेक्ट वाइज कीज़ बन जाती हैं। यानी यहाँ पर इसको येलो कलर हमसे रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये उनके फिजिक्स के मार्क्स हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के हैं तो यहाँ पर उनके केमिस्ट्री के मार्क्स। तो ये कंपैरिजन के लिए इसका बेसिक जो मकसद है आप देख सकते हैं यहाँ से। इसी तरह ये भी हमारे पास ये मल्टीपल बार जो है ये ग्राफ्स हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास जब हम बात कर लेते हैं जी मल्टीपल बार्स की और इसके ऑब्जेक्टिव को हम समझ जाते हैं तो इसके बाद बात होती है जो नेक्स्ट हिस्टोग्राम की। अब हिस्टोग्राम और मल्टीपल बार जो हमारे पास ग्राफ होता है इनमें फ़र्क है। मल्टीपल बार ग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉलम्स हैं या बार्स हैं उनके दरमियान गैप होता है, जबकि जो हिस्टोग्राम होता है इसमें गैप नहीं होता, नो गैप। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। अब इसका क्या रीज़न है, यहाँ से हमें एक बात इन्फॉर्मेशन ये मिलती है, जो बार ग्राफ्स हैं ये अप्लाई होते हैं जी डिस्क्रीट जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें जैसे मैं बैट्समैन के स्कोर के हवाले से बात करूं या मैं ऐसा से कह सकता हूं कि जैसे हमारे पास जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, क्वालिटेटिव यानी जो अपनी क्वालिटी की बेस के ऊपर
रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, ये उनके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, जबकि जो हमारे पास हिस्टोग्राम है ये ऐसा डाटा जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में, जैसे एज ऑफ ह्यूमन बींग्स, या यहाँ पर इसके अलावा और भी यानी मालिक्यूल्स की प्रेजेंस किसी भी ऑब्जेक्ट में, जो कि जिसको हम कंटिन्यूस जो है वो वेरिएबल के तौर पर लिख सकें। तो ये जो है इस किस्म के जो वेरिएबल्स होते हैं उसके लिए फिर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, और यहाँ पर इसी रीज़न की वजह से इनमें जो गैप होता है वो हिस्टोग्राम यानी इनके जो रेक्टेंगल्स हैं उनमें गैप नहीं होता। फिर दूसरी बात कि जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे उनकी जो विड्थ है वो सेम होगी, चाहे वो हिस्टोग्राम हो चाहे वो बार ग्राफ्स हो, ये सेम होती है। और इसका रीज़न ये है कि वो इक्वल, चूँकि उनमें जो क्लासेस बनी होती हैं, उनके ग्रुप्स जो बने होते हैं, उनकी इक्वल जो है वो स्ट्रेंथ होती है, इक्वल उनमें विड्थ हम कह सकते हैं हमने रखा होता है इस वजह से। इसी तरह हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का भी कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पर दो ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर जो मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया ये हिस्टोग्राम के ऊपर बनाया हुआ है, और इसको हमने डिटेल में यहाँ पर इससे नेक्स्ट लेक्चर में यानी जो आप देख सकते हैं उसमें इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हिस्टोग्राम के ऊपर कैसे बनेगा, ये आप इसकी बज़ाहिर यहाँ से पिक्चर देख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये विदाउट जो है हिस्टोग्राम, इसको मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। इस तरह हमारे पास इसके बाद जो ग्राफ का सिस्टम स्टार्ट होता है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये इसको हम पाई ग्राफ भी कहते हैं या सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। अब ये पाई चार्ट भी कहा जाता है, यानी डिफरेंट नामों से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। और इसका मकसद जो है वो ये होता है कि आप ओवर यानी टोटल जो पॉपुलेशन है या टोटल जो आपके पास डाटा है उसका कंपेयर कर रहे होते हैं आप उसकी मौजूद क्लासेस के साथ। जैसे एक स्कूल है, उस स्कूल में यहाँ पर हमारे पास 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी ओवरऑल हम बात कर सकते हैं। अब ये यानी जो हमारे मल्टीपल बार्स होते हैं वो ये मकसद पूरा नहीं कर रहे होते। यहाँ पे हमें पूरी पॉपुलेशन का कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये फर्स्ट पर्सन का अपनी ओवरऑल पूरे यानी जो यहाँ पर डाटा उसके मुकाबले में उसकी क्या प्रेजेंस है, कितने परसेंटेज वो यहाँ पे प्रेजेंट है। जबकि जो पाई चार्ट होता है वो हमारी इस किस्म के कंपैरिजन को बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर देता है। जैसा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जब पूछा जाता है ट्रू और फॉल्स में या येस और नो में, तो अब उसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे पता चल रहा है कि 75% जो है आउट ऑफ यानी पूरे सर्कल को अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि येस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और नो की पॉसिबिलिटी या नो के जो वोट मिले हैं वो कम मिले हैं। तो इसी तरीके से यानी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो पाई चार्ट होता है या सर्कल चार्ट होता है वाकई वो कंपैरिजन के लिए एक बहुत अच्छी मेजरमेंट है, और उससे हमारा मकसद जो होता है वो क्या हो जाता है जी, यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में समझा।